हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए गति के लिए, ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतनों की माप के रूप में। ठीक है, अब आयतनों की माप के रूप में जो हम लोग करते हैं वो लिक्विड को मेजरमेंट के लिए करते हैं, लिक्विड को मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो गैलन जो है वो गैलन सामान्यतः द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक गैलन बराबर जो होता है वो होता है 3.785 क्या होता है, लीटर होता है। ठीक है, अब इससे पहले अभी गैलन का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे हम लोग, तो बैरल का यूज करते थे। तो बैरल का जो यूज करते थे तो उस समय एक बैरल बराबर जो होता था वो 158.987 लीटर होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो ऑप्शन ए जड़त्व के कारण, ऑप्शन बी गति के कारण, ऑप्शन सी चुंबक के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा, जड़त्व के कारण, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जड़त्व के नियम भी काम करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील है रेखीय में तो वो गतिशील ही रहेगा। वो अपना परिवर्तन तभी चेंज करेगा जब तक कि उस पर हम लोग बाह्य बल नहीं लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ या घट सकता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में जिक्र किया गया है वजन पर। ठीक है, वजन पर, चलती लिफ्ट पर। ठीक है, अब क्या है कि मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो व्यक्ति का वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। ये कब होगा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चले तब। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चले, तब नहीं होगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चले तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि ऑप्शन ए वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है, ऑप्शन सी वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ऑप्शन डी वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण है कि वह खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य होता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मोमेंटम जीरो हो जाता है। ठीक है, इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितना अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी तनाव बल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अपकेंद्री बल। अब देखिए कैसे होता है। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से दाईं ओर घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर की दीवार से टकरा जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर को लगा रहा है। वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारे शरीर पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं था और हमारा शरीर सीधा रेखा में ही गति कर रहा था, जबकि गाड़ी की दीवार दाईं ओर को घूम जाती है, इसलिए हम बाईं ओर को मुड़कर दीवार से टकरा जाते हैं। ठीक है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पर कोई अपकेंद्रीय बल लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? ऑप्शन ए कार का त्वरण शून्य है, ऑप्शन बी कार का वेग लगातार बदल रहा है, ऑप्शन सी कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, ऑप्शन डी कार का वेग शून्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार का वेग लगातार बदल रहा है। ठीक है, जब कार का वेग बढ़ता है तो कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है और वस्तु में एक समान त्वरण होता है। ठीक है, वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए निस्तारण, ऑप्शन बी आंशिक आसवन, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रीफ्यूगल यंत्र की सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन अथवा नलियों में भरकर
तीव्र गति से घुमाया जाता है, मतलब स्पीड में घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से अधिक दूर, मतलब परिधि की ओर चले जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार पृथक हो जाता है, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी गुरुत्व, ऑप्शन डी अभिलंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय। अब देखिए अभिकेंद्रीय क्या होता है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, मतलब एक फोर्स उसका वर्क करता है, ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है, मतलब केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बिना वृत्त गति संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। केल्विन किसका होता है? तो टेम्परेचर का। पास्कल किसका होता है? तो प्रेशर का। अब बल के बारे में, फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बल या फोर्स वह खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का कोशिश करता है, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब फोर्स जो होता है वो होता है, यानी बल जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोंट फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोंट फोर्स, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या है कि जो अर्थ का सरफेस की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो हम लोग का जल में जो हम लोग का फोर्स लगता है, जो ऊपर की ओर ढकेलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण या फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? ऑप्शन ए फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी बर्फ में स्लेज का फिसलना, ऑप्शन सी व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, ऑप्शन डी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, ठीक है। अब व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना घर्षण का उदाहरण यह नहीं है, ठीक है। यह वर्क का है। किसका है? तो वर्क का है, यानी कार्य का है, ठीक है। कार्य क्या? फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि फोर्स बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी फैराडे नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल,
ऑप्शन डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रवों के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी फैराडे नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका ऑप्शन ए वेग एवं त्वरण शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन डी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वेग शून्य होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बोलता है कि जब सीधी रेखा ऊपर की ओर कोई पिंड, सीधी रेखा कोई ऊपर की ओर पिंड फेंकते हैं तो शीर्ष पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। शीर्ष पे इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तथा उसी पर गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर जो गुरुत्व त्वरण लगता है, ठीक है, वो जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी को लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। ठीक है, ऑप्शन सी एक ग्रह की अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ के अर्धप्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है। ठीक है, और ऑप्शन डी कक्ष अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए केपलर जो है वो 3 सिद्धांत दिया था और तीनों सिद्धांत इसमें ऑप्शन ए, बी और सी में दिया हुआ है। बोलता है कि ऑप्शन ए बोलता है कि एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। ठीक है, तो इलिप्टिकल होता है, वो हम लोग का अर्थ सन का जो परिक्रमा करती है वो अंडाकार करती है, इलिप्टिकल शेप में करती है। ठीक है, तो ये केपलर का फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा बोलता है कि एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। ये भी सही बात बोलते हैं, सेकंड नियम उसका। थर्ड नियम बोलते हैं कि एक ग्रह की कक्ष अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्धप्रमुख धुरी के घन का अनुपाती होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब
कि ये भी तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के ग्रह पर का सामान्य आकार क्या होता है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इसका कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है।